तो दोस्तों आज हो गया 7 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू समेत कई अहम पाबंदियों को लगाए जाने के बावजूद भी राज्य में कोरोना के नए मामले की गति में कोई कमी नहीं आ रही है। आपको बता दें कि राज्य में एक बार फिर से 55,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 297 लोगों की मौत हो गई है। इस लिहाज से देखें तो हर 5 मिनट में एक कोरोना मरीज ने जान गंवाई है। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 55,459 नए कोरोना के मामले मिले हैं। इसके साथ ही 297 और लोगों की जान चली गई है, जबकि इसी दौरान 34,256 लोग ठीक भी हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में 10,030 नए मामले मिले हैं, जबकि 31 लोगों की जान चली गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। रैली में अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस का जिक्र करते हुए कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर घेरा जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से एकजुट होकर वोटिंग करने की अपील की थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदरणीय दीदी, अभी हाल ही में आपने कहा है कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। आप ये कह रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथों से निकल गया है, मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती है, लेकिन हमने ये कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ और बीजेपी को वोट दो तो हमें इलेक्शन कमीशन से 8 से 10 नोटिस मिल गए होते, सारे देश के एडिटोरियल हमारे खिलाफ हो गए होते। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर लंबी लंबी लाइनें लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। आज की तीसरी बड़ी खबर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपर जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच उनके भाई अफजाल अंसारी, उनकी पत्नी अफसा अंसारी ने विधायक की जान को खतरा बताया है। अफजाल ने मंगलवार को कहा है कि जिस बांदा जेल में मुख्तार को चाय में जहर दिया गया था वहीं दोबारा रखा जा रहा है। उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। हम मुख्तार को मेडिकल सुविधा दिलाने के लिए याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि अफजाल ने कहा है कि उन्हें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि जिनके हाथों में पावर है वो किसी की हत्या नहीं करेंगे। अफजाल ने आरोप लगाया कि एक जनसभा में भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था कि गाड़ी यूपी के किस बॉर्डर पर पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। इसी तरह एक मंत्री ने कहा था कि गाड़ी तो पलट के ही रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि अफजाल ने कहा कि यदि वो लोग मनमाने ढंग से कुछ करते हैं तो ऐसे तानाशाहों का अंत समय निकट है। तानाशाही खत्म करने के लिए बलिदान की जरूरत होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं मान लूंगा कि तानाशाह सरकार के अंत के लिए मुख्तार की बलि दी गई है। आज की चौथी बड़ी खबर। मधुबनी पहुंचे तेजस्वी यादव, कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जहां भी जाना होगा जाएंगे। नीतीश सरकार पर भी बोला हमला। जी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, सरकार की एक नहीं चलती। कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या यही सुशासन है? दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक घायल जीवन और मौत से जूझ रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव मंगलवार को बेनीपट्टी में महमदपुर में हत्याकांड के पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने महमदपुर में सुरेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया को भी संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें जहां भी जाना होगा जाएंगे। कहा है कि प्रवीण झा रावण सेना चला रहा है और प्रशासन को पता तक नहीं है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री का संरक्षण प्रवीण झा जैसे अपराधियों को मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज की 5वीं बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतर रही है। 3 चरण के चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने में असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार बंगाल का दौरा किया है। असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा जा रहा है कि AIMIM TMC की वोट में सेंध लगा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत भी दर्ज की थी। ममता बनर्जी से क्या पूछा, ए दीदी, बीजेपी इतना जीत गई, क्या मुस्लिम की वजह से हुआ? मीडिया को भी शौक खाली मुसलमान से है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हाँ, गाय दूध देती है तो कभी गाय लात भी मारती है। कहा था ना, कहा था ना। मेरे को एक जवाब दो, तुम इंसान हो तुम गाय हो?
अगर कोई बंगाल का मुसलमान है वो इंसान है या गाय है? तुम इंसान हो या गाय हो? जोर से बोलो, तुम इंसान हो या गाय हो? तुम 2 टांग के हो या 4 टांग के हो? तो किसने अख्तियार दिया मुख्यमंत्री को कहने के लिए कि हम 4 टांग की गाय है? किसने दिया बताओ? अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है तो हम ले लेते हैं, लात मारती तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कॉलेज की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली, मिष्टी दोई भी खा लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको भारत का बावकार इंसान के तौर पर देखती है। मैं तुम्हारे से दूध लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं यहां पर। मैं तुम्हारे को भारत के संविधान में जो आपका जायज मुकाम है उसको दिलाने के लिए आया हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और असदुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं? टीटू मीर को, टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। यह कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। यह कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, मान खामोश बैठे। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला?
वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट की वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 MP हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 MP के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ।